हेलो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ज्योग्राफी में समझा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि जो वैगनर साहब ने बताया था कि पूरा जो है कॉन्टिनेंट एक था पेंजिया, उसके बाद जो है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सन और मून का और रोटेशन ऑफ अर्थ के चलते जो है वो पेंजिया जो है दो भाग में बट गया, लॉरेशिया में और गोंडवाना लैंड में। और फिर उसमें से फिर फर्दर जो है पार्ट्स अलग हुए। तो उन्होंने जो फोर्स बताया था वो सफिशिएंट नहीं था कि वो पेंजिया को अलग कर सके। तो 1930s में जो है अर्थर होम साहब ने एक कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दिया। उनका ये मानना था कि जैसे पृथ्वी जो है उसका अलग अलग लेयर होता है, क्रस्ट बीच वाले को मेंटल बोलते हैं और जो सबसे नीचे रहता है कोर रहता है, और अलग अलग लेयर में ना अलग अलग टेम्परेचर रहता है ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो डिफरेंस होता है रेडियो एक्टिविटी का, इसके वजह से जो है कन्वेक्शनल करंट का फ्लो होता है। कहाँ होता है? मेंटल में। और वो साइकिल की तरह जो है ना मूव करता है, मतलब नीचे से ऐसे आते हुए ऐसे करके फ्लो करता है। और इसको ही बाद में साइंटिस्ट और जोग्राफर ने क्या माना कि यही रीजन है। अर्थर होम्स ने बताया साइंटिस्ट और जोग्राफर को कि यही मेन रीजन है जिसकी वजह से जो है मूवमेंट हुआ। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और जो अर्थर होम्स का कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, दोनों को मिलाकर हेस्ट ने क्या किया, उन्होंने जो है पहले तो ओशियन फ्लोर का जो सागर का तल है, समुद्र तल है, उसका स्टडी किया। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और अर्थर होम्स का कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दोनों को मिला के जो है अपना सी फ्लोर स्प्रेडिंग का थ्योरी दिया, जिसको हम समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो पहले हमने देखा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि बात करता है कि पूरा कॉन्टिनेंट एक था पेंजिया, पर वाटर बॉडी सागर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उस पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सन का, मून का और रोटेशन ऑफ अर्थ, जिसको प्लिंग फोर्स बोलते हैं, और उसके वजह से जो है पेंजिया जो है अलग अलग भागों में टूटा और अलग हुआ। लेकिन हेस्ट ने उनके बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली जो है जो समुद्र तल है वो स्प्रेड हो रहा है, वो फैल रहा है, उसका प्रसरण हो रहा है, और इसके वजह से जो है वो जो महाद्वीप जो है वो मतलब अलग अलग हुए। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि बताया एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 4, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें आपको इसको रेफर करना है। वीडियो देखने के बाद उसको आप सुनिएगा, मतलब पढ़िएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो इन्होंने कुछ कुछ चीज़ों को जो है मतलब एजम्पशंस माना, जैसे कि वैगनर ने कुछ एजम्पशंस माना था ना स्टडी के बाद, कि जैसे फोसिल जो है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में मिलता है, रॉक मिलता है। उसके बाद जिक्सॉ पजल है। जिन्होंने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी हुई है, उसको आप जरूर से देखिए, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो वैसे ही हेस्ट ने जो है, हेस्ट साहब ने भी कुछ कुछ एजम्पशंस, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन किया। जैसे कि उन्होंने पाया कि जो समुद्र तल है उसका जो बीच है, जिसको मिड ओशियन बोलते हैं, मध्य सागर बोलते हैं, वहाँ के जो पत्थर हैं और जो सागर के किनारे के पत्थर हैं उनमें बहुत अंतर है। जो सागर के मिड ओशियन का जो पत्थर है, रॉक जो है, उसका जो एज है वो न्यू है, यंग है वो। और जैसे जैसे आप सागर के मध्य से दूर जाते जाएंगे, इधर भी और इधर भी, मतलब लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो पत्थर जो है वो उनका एज जो है पुराना होते जाएगा, ओल्डर होते जाएगा। साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व किया कि मध्य सागर के दोनों साइड के जो पत्थर हैं उनके कॉम्पोजिशन में और एज में सिमिलरिटी है। और इसके साथ उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो भूमि पार्ट है कॉन्टिनेंट, उसके जो रॉक का जो अर्थ का एज उन्होंने निकाला वो बहुत ज़्यादा पुराना है, जबकि जो ओशियन मध्य सागर का है वो हार्डली जो है 20 से 30 करोड़ साल ही पुराना है, जबकि जो कॉन्टिनेंट है उसका तो मतलब हजारों करोड़ साल पुराना है। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो ओशियन है, वो ओशियन का जो क्रस्ट है वो फैल तो रहा है, लेकिन एक समय के बाद वो क्या हो जाता है, वो जब किनारे जाता है फिर वो जो है सबडक्ट हो जाता है, ट्रेंच के पास जाके वो जो है नष्ट हो जाता है।
तो ये निष्कर्ष निकाला, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तब सोचिए कि अगर समुद्र तल जो है वो फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, तब तो हमारा जो कॉन्टिनेंट है, भूमि वाला पार्ट रहता ही नहीं, सब जगह जो है सागर ही सागर रहता। तो ये सब उन्होंने स्टडी किया था सागर तल का। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है उन्होंने ये सब स्टडी किया, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और आर्थर होम्स ने जो कहा कि हाँ जो पेंजिया है उसका मूवमेंट क्यों हुआ होगा, कन्वेक्शनल करंट की वजह से। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बताया कि जो अर्थ है, पृथ्वी, उसका 3 अलग अलग लेयर है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? क्रस्ट, उसके नीचे बोलते हैं मेंटल, उसके नीचे बोलते हैं कोर। तो ये जो अलग अलग लेयर है उनमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, उसके वजह से जो है जो लावा, जो मैग्मा है वो जो है फ्लो करता है नीचे से ऊपर की तरफ, और वो जो है मतलब क्रस्ट ऊपर में है और मेंटल में ये एक्टिविटी होता है, ठीक है। सर्कल की तरफ ऐसे जो है फ्लो करता है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड फ्लो करता है मैग्मा, और उसके वजह से जो है ऊपर है क्रस्ट, उसका जो है मूवमेंट होता है धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के जो है हेस ने क्या दिया? सी फ्लो स्प्रेडिंग, यानी कि समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में यही बोला गया कि जो महाद्वीप है वो इसलिए अलग अलग हुए क्योंकि जो समुद्र तल है वो प्रसरण कर रहा है, मतलब उसकी स्प्रेडिंग हो रही है। और जब उस मान लीजिए कि एक जो है कॉन्टिनेंट पार्ट इधर है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि जो आपका अमेरिका वाला पार्ट है वो इस साइड में है, और जो अफ्रीका का पार्ट है वो इस साइड में है, और बीच में जो है आपका अटलांटिक ओशियन है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे अटलांटिक ओशियन फैलेगी तो दोनों जो कॉन्टिनेंटल लैंडमास है दोनों जो है दूर दूर होंगे। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो मध्य सागर है, मिड ओशियन, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि एक कन्वेक्शनल करंट इधर से हो रहा है और एक कन्वेक्शनल करंट इधर से निकल रहा है। तो वहाँ पे जो है ना वो फोरलिम्ब है, तो वहाँ पे लावा ऐसे डायरेक्टली मध्य सागर में जो है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे लावा निकलता है और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी का वहाँ पे मतलब फूटना होता है पानी के अंदर ही, और क्रस्ट का क्रिएशन होता है। कहाँ? मिड ओशियन में, मध्य सागर में। और फिर धीरे धीरे क्या होता है विथ पैसेज ऑफ टाइम कि वो जो क्रस्ट है लेफ्ट और राइट दोनों साइड जो है वो फिर खिसकते जाता है, और इसी वजह से जो है मध्य सागर में हम क्या पाएंगे कि जो मध्य सागर का जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो उसका यंग जो है एज, मतलब वो यंग होता है इन एज, लेकिन जैसे जैसे आप उससे दूर जाते जाएंगे तो उसका एज ओल्डर होते जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि अब जाते गया और एक जगह होता है जहाँ पे क्या होता है कि ओशियन का और कॉन्टिनेंट का जो है वो मिलाप होता है, कन्वर्जेंस होता है। तो फिर ओशन क्रस्ट गया, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टिनेंट आ गया, तो वो फिर वो सबडक्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो ओशियनिक क्रस्ट होता है वो डेंसर होता है, और जो डेंस चीज़ होता है मतलब जब भी कन्वर्जेंस होगा, ठीक है, ये हम लोग प्लेट टेक्टोनिक में और अच्छे से जानेंगे। अभी समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक ओशियनिक क्रस्ट है, मतलब सागर वाला चीज़ है, और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, भूमि वाला है। तो जो ओशियनिक क्रस्ट है उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, वो डेंसर होता है। तो दोनों का जब कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस मतलब मिलना, ठीक है, डाइवर्जेंस मतलब होता है अलग होना, और कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है? मिलना। तो जब ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों का जब मिलना होगा तो क्या होगा कि जो ओशियनिक क्रस्ट है क्योंकि वो डेंसर है वो फिर सबडक्ट कर जाएगा, ठीक है, सबडक्ट होके वो नष्ट हो जाएगा, फिर से वो मैग्मा बनेगा और फिर जो है वो ऊपर आएगा। तो ऐसे करके जो है सर्कल चलता है कि ओशियनिक क्रस्ट पहले जो है मिड ओशियन यानी कि मध्य सागर में बना, वोल्केनो इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी वहाँ पे फटा मिड ओशियन में ड्यू टू डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट, और वहाँ पे जो है ओशियनिक क्रस्ट का निर्माण हुआ। फिर वो प्लेट जो है खिसकते गया, और फिर जब वो किनारे पहुँचता है तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से उसका सामना होता है, वहाँ पे कन्वर्जेंस होता है। और चूंकि ओशन क्रस्ट जो है वो डेंसर है, तो जब वो मतलब जब उसका सामना होता है किनारे में जाके किससे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, तो वो सबडक्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, और फिर वो जो है मैग्मा लावा में कन्वर्ट होता है, और फिर वो ऊपर आता है। तो ऐसे जो है ये साइकिल चलता है, इसी को क्या बोला गया? कन्वेक्शनल करंट। और हेस ने ऑब्जर्व किया कि जो ओशियन क्रस्ट का जो पत्थर है उसका जो एज है मैक्सिमम 20 से 30 करोड़ साल के बीच का है, मिड मेसोजोइक एरा का है, लेकिन जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है उसका तो एज हजारों करोड़ साल पुराना है। तो ये डिफरेंस देखने को मिला। तो इसको फिर रीजन इन्होंने बताया, और
जो वैगनर साहब ने पहले बात कही थी कि जो पेंजिया है वो इस वजह से अलग हुआ क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सन का और मून का, उसको जो है हेस साहब ने इनकार कर दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं है। हेस ने कहा कि जो समुद्र तल है वो जो है फैल रहा है, स्प्रेड कर रहा है, उसका प्रसरण हो रहा है और इसके वजह से जो महाद्वीप है वो भी दूर दूर जा रहे हैं। एग्जाम्पल में हमने आपको क्या बताया, एग्जाम्पल मान लीजिए कि जो आपका अफ्रीका है और जो अमेरिका है दोनों के बीच में क्या है, साउथ अमेरिका यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए, तो दोनों के बीच में अटलांटिक ओशियन है, दोनों तो पार्ट है, मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका तो जुड़ा हुआ है और बीच से मतलब वहाँ अटलांटिक ओशियन पास हुआ है। तो क्या होता है कि जो अटलांटिक ओशियन, जाहिर सी बात है कि जब इधर भी लैंड मास है इधर भी लैंड मास है और जब अटलांटिक ओशियन फैलेगा, ठीक है, स्प्रेड करेगा तो चीज़ें तो दूर जाएंगी, कॉन्टिनेंट तो दूर जाएगा। तो ये था हेस का सी फ्लो स्प्रेडिंग यानी कि समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत। अब हमने दो थ्योरी कवर कर लिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी कि महाद्वीप पे विस्थापन सिद्धांत जो कि वैगनर साहब ने दिया था, और फिर जो है उनके जो है रीजन को उन्होंने जो फोर्स बताया, मतलब बहुत सारा चीज़ तो काफ़ी अच्छा रहा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आई और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, सबसे प्रॉब्लम यही आई कि जो फोर्स उन्होंने बताया था जो कि पेंजिया, जो कि जो कॉन्टिनेंटल लैंडमास जो इकट्ठे था, जो उन्होंने कहा था कि 20 करोड़ साल पहले जो है पूरा लैंडमास इकट्ठे था पेंजिया, और वो जो अलग हुआ उसके लिए जो उन्होंने फोर्स बताया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, उसको साइंटिस्ट और जोग्राफर ने इनकार कर दिया। फिर 1930s में क्या हुआ, अर्थर होम्स साहब ने कहा कि जो क्रस्ट है, जो मेंटल है, जो कोर है, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस है और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, और ये टेम्परेचर डिफरेंस क्यों है, रेडियो एक्टिविटी की वजह से, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो लावा है वो उसका जो है फ्लो होता है, ठीक है, कहाँ पे, मेंटल वाले जो लेवल है वहाँ पे, और चूंकि क्रस्ट जो है वो मेंटल के ऊपर है तो क्रस्ट जो है ऐसे ऐसे मतलब मूव करता है। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दिया अर्थर होम्स ने, और फिर हेस साहब ने क्या किया कि उन्होंने समुद्र तल का स्टडी किया और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और अर्थर होम्स का कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दोनों को मिला के उन्होंने अपनी सी फ्लो स्प्रेडिंग का जो है वो थ्योरी दिया, जिसको समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि जो पेंजिया अलग हुआ था, जो कॉन्टिनेंट महाद्वीप अलग हुए थे, उसका मेन रीजन ये रहा कि जो समुद्र तल है वही फैल रहा है, और जब समुद्र तल फैलेगा तो उसके किनारे जो हैं, जो भी लैंडमास है वो भी जो है दूर दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मध्य सागर है वहाँ पे जो है ज्वालामुखी निकलती है, क्यों, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट इधर से भी आ रहा है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो बीच से जो है ज्वालामुखी निकलती है, ओशियनिक क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है और फिर वो धीरे धीरे जो है साइड साइड जाते रहता है, और जहाँ वो ओशियनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से मिलता है तो चूंकि ओशियनिक क्रस्ट डेंसर होता है वो सबडक्ट कर जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी वजह से जो है फिर हम क्या पाते हैं कि जो मध्य सागर है वहाँ पे जो ओशियनिक क्रस्ट है उसका एज जो है वो नया रहता है, और जो साइड में आप ओशन क्रस्ट का देखेंगे, ट्रेंच उसको बोलते हैं, साइड में जहाँ पे सबडक्शन होती है, तो वहाँ पे जो है ओशियनिक क्रस्ट का एज जो है काफ़ी पुराना रहता है। तो हमने बार बार एक ही चीज़ को इसलिए रिपीट किया ताकि जो आपको सी फ्लो स्प्रेडिंग है एकदम क्लियर हो जाए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो ये थोड़ा आसान था, प्लेट टेक्टोनिक भी ठीक है, लेकिन सी फ्लो स्प्रेडिंग को समझने में ना थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आता है, तो इसलिए हमने बार बार रिपीट किया। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।